हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया है एंड आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज कर दिया था पीयर रिव्यू का चैप्टर। तो इस वीडियो में हम उसके एक बड़े ब्रदर यानी कि क्वालिटी रिव्यू रिवाइज करेंगे। बट क्वालिटी रिव्यू रिवाइज करने से पहले सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि किस पर्पस के लिए क्वालिटी रिव्यू रिवाइज करते हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि वो जो एक लड़की है मिस टिपी कोलेरो, अब ये जो मिस टिपी कोलेरो है, तो मिस टिपी कोलेरो के चक्कर में क्वालिटी रिव्यू करना पड़ रहा है। अब ये मिस टिपी कोलेरो क्या है, तो मिस समझने लेके कि जो भी सिलेक्टेड एंटिटी है, क्या वो सिलेक्टेड एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना, तो वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। देन टीपी टीपी कोलेरो, तो टीपी से आता है कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, तो क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर टीपी स्टैंडर्ड यानी कि टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड जो है उसको कंप्लाई कर रहा है ना। देन आता है कोलेरो, तो कोलेरो से हम लेके कि जो भी ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है यानी कि जो अपना अफूर है, तो क्या वो अफूर में सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया है ना। एंड लास्ट पॉइंट जो लैरो है, तो लैरो से हम देखेंगे कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, तो क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स प्रॉपरली लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करते हैं कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट आ गए कि जो क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है, तो ये आप मिस टीपी कोलेरो से याद रख सकते हो। अभी सवाल ये आता है कि क्वालिटी रिव्यू में कौन कौन सी सर्विसेज फॉलो होती है। तो मेनली बोला गया है कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटेड सर्विस है, लाइक जो अटेस्टेशन सर्विसेज है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज ही फॉलो होगी। कोई भी अगर ऑडिटर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे रहा है, देन वो इंटरनल ऑडिट सर्विस कोई भी इसमें कवर नहीं होगी। एंड अगर कोई भी पर्सन है कि जो एम्प्लॉयमेंट में है, देन वो एम्प्लॉयमेंट वाला पर्सन भी इसमें कवर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वही पर्सन इधर इंक्लूड किया जाएगा। अभी चलते हैं जो एग्जांपल्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो फर्स्टली वी हैव टू सी के जो भी अपने ऑडिट फॉर्म है, तो क्या वो ऑडिट फॉर्म के वहां पर प्रॉपरली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर तो इंप्लीमेंट की गई है ना, रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे कि जो अपना EQCR है यानी कि जो अपना एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, तो क्या वो एट अप्रोप्रिएट टाइम पे तो रिव्यू कर रहा है ना। देन थर्ड पॉइंट लेंगे कि जो भी अपने क्वालिटी कंट्रोल के जो सिस्टम है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम चलो अपने देख ली कि फॉर्म में है कि नहीं, बट वो क्वालिटी कंट्रोल को सिस्टम को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो वो मॉनिटरिंग करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक पर्सन को असाइन किया गया है या नहीं। देन फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि जो भी फॉर्म है, तो क्या वो फॉर्म एक कंफर्मेशन लेटर दे दिया ना कि वो जो भी फॉर्म है, वो मतलब उसके जो भी एम्प्लॉय है फॉर्म है, तो वो इंडिपेंडेंस है एंड इंडिपेंडेंस मेंटेन हो रही है, तो उसके लिए कंफर्मेशन लेटर ऑब्टेन करती है कि नहीं। अब कंफर्मेशन लेटर तो आपने ऑब्टेन कर लिया, बट क्या वो कंफर्मेशन लेटर का ऊपर आप 100% रिलाई कर सकते हो, तो क्या 100% रिलाई नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अपने देखेंगे कि क्या जो कंफर्मेशन लेटर आया है, लेकिन वो अगर इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उसके लिए जो कंफर्मेशन प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अब ये जो कंफर्मेशन प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, वो 2 टाइप पे करनी पड़ेगी। एक तो जब आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, एंड दूसरा आप जब रिव्यू अपना जो भी रिपोर्ट होगा अपने ऑडिट करके जो रिपोर्ट दोगे, तो वो जब इश्यू करोगे, तो ये दोनों टाइम पे तो इंडिपेंडेंस मेंटेन हो रही है कि नहीं, तो वो भी अपना देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट के ये जो भी फॉर्म है, तो क्या वो अपने जो भी स्टाफ है, अपने जो भी एम्प्लॉयज है, उसको प्रॉपर एजुकेशन दे रही है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रही है, तो वो भी अपने देखेंगे। तो ये मेन कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। अभी अपने चलते क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। जैसे अपने पीयर रिव्यू में देखा था कि एक पीयर रिव्यू बोर्ड था, तो ऐसे ही क्वालिटी रिव्यू के लिए भी एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है। तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इधर बोला गया है कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा एंड 10 अदर मेंबर्स होंगे। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुना, एक चेयरपर्सन और 10 अदर मेंबर, यानी कि टोटल 11 मेंबर हुए, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा एंड 10 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक चेयरपर्सन प्लस जो 5 अदर मेंबर्स है उसका नॉमिनेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि जो रिमेनिंग 5 अदर बचे तो उसका नॉमिनेशन करेगा हमारी ICAI की जो काउंसिल है, वो काउंसिल नॉमिनेट करेंगी। अभी क्वेश्चन ये था, चलो अपने मेंबर तो पढ़ लिया, बट ये QRB करेगा क्या। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि QRB जो भी हमारी ICAI की काउंसिल है, उसको अपना रिकमेंडेशन भेजा गया रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी मेंबर्स की। अभी उसने क्वालिटी के लिए रिकमेंडेशन भेज देगा, बट क्या रिकमेंडेशन भेज दिया तो काम खत्म हो गया उसका, तो क्या नहीं खत्म हुआ। तो एक बार रिकमेंडेशन भेज दिया, फिर वो रिव्यू करेगा कि जो रिकमेंडेशन भेजा है वैसा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड अगर नहीं हो रहा है होगा, तो वो अपने जो मतलब वो जो भी मेंबर्स है, वो मेंबर्स को गाइड भी करने का काम क्वालिटी रिव्यू करेगा कि ऐसे क्वालिटी चाहिए तो आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो अपनी क्वालिटी, तो वो गाइड करने का काम भी करेगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। अब आता है कि क्वालिटी रिव्यू कौन कौन से लोग करवा सकते हैं, तो इसको मैंने 2 पार्ट में बाइफरेट किया है। एक तो होता है कि नाफरा की जो क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है, एंड दूसरा होता है QRB यानी कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है। अब नाफरा के केस में कुछ लिस्ट दिया हुआ है कि अगर ये जो भी ऑडिट फर्म है, अगर इसमें से कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का ऑडिट अगर आपकी ऑडिट फर्म ने किया होगा, देन उस केस में जो भी नाफरा है, देन नाफरा आपका क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है। एंड उसके अलावा के जितने भी केसेस है, वो सारे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उसके क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है।
तो अभी पढ़ते हैं कि नाफरा कौन कौन सी ऑडिटर का करवा सकता है क्वालिटी रिव्यू। तो इसमें बोला गया है कि इसमें से नीचे जो भी कंपनी दी हुई है, अगर इतनी कंपनी में से किसी भी कंपनी का अगर आपकी फर्म ने ऑडिट किया है, देन उस केस में नाफरा आपका क्वालिटी रिव्यू करवाएगा। तो अब ये कौन कौन सी कंपनी है तो वो अपने पढ़ लेते हैं। तो एक तो होगा कि लिस्टेड कंपनी है, देन लिस्टेड कंपनी आ गया। अभी लेते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में बोला गया है कि अगर वो जो भी अनलिस्टेड कंपनी है, देन वो अनलिस्टेड जो भी कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा हुई, उसकी लोन बोरोइंग डिपॉजिट टोटल मिला के अगर 500 करोड़ से ज्यादा हुई एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड वो जो भी टर्नओवर है उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हुई, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हुई, देन ये केस में अनलिस्टेड कंपनी भी कवर होगी। उसके बाद आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी या ऐसी कोई कंपनी है कि जो जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, या कोई स्पेशल एक्ट के तहत वो कंपनी को फॉर्म किया गया है, देन वो कंपनी भी इधर फॉल होती है। देन उसके बाद आता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेजा है, जिसका रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, देन उस केस में उसका भी क्वालिटी रिव्यू यानी कि क्यूआर जो होता है वो क्यूआर नाफरा करवाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है कि जो इंडिया के बाहर आउटसाइड, जो इंडिया के आउटसाइड रजिस्टर्ड है या इंडिया के आउटसाइड उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट वो जो भी कंपनी है वो ऊपर जितनी भी 4 कंपनी पड़ी उसके इधर एसोसिएट कंपनी है या उसकी सब्सिडरी कंपनी है, एंड वो जो कंपनी है उसकी जो भी इनकम या नेटवर्क है वो टोटल ग्रुप की इनकम या नेटवर्क से 20% को एक्सीड करती है, देन इस केस में उसका भी जो क्यूआर होगा यानी कि क्वालिटी रिव्यू होगा वो नाफरा करवा सकती है। देन इसके बाद बोला गया है कि जो रूल 9(4) है उसके हिसाब से नाफरा ये जो कंपनीज हमने पढ़ी है तो उसके जो भी ऑडिटर्स है तो वो ऑडिटर को क्यूआरबी को रिफर कर सकता है, यानी कि हमने पढ़ा कि ये जो भी 5 कंपनीज है उसके ऑडिटर का क्यूआर वो नाफरा करवा सकती है। बट अगर नाफरा अपने जैसे कामचोर हुई, मेरे जैसे कामचोर हुई, जिसको बहुत आलस आता है ऐसा पूरा दिन सोते रहना है, देन उस केस में वो जो भी नाफरा है देन वो नाफरा क्यूआरबी को रिफर कर देगा, एंड उस केस में जो क्यूआरबी होगा जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है देन वो क्यूआरबी को क्वालिटी रिव्यू करवाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, हमने चलो नाफरा तो पढ़ लिया, अभी अपने आते क्यूआरबी का है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसका क्यूआर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करवा सकता है, देन उस केस में बोला गया है कि ऊपर जो भी हमने कंपनी पढ़ी उसके अलावा की कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी आ गई, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी आ गई जो बिलो स्पेसिफाई लिमिट है, जो हमने लिमिट पढ़ी थी 500 एंड 1000 फॉर पेड अप कैपिटल लोन्स एंड टर्नओवर, राइट। तो अगर उसके अलावा की कोई कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, देन उसका भी जो क्वालिटी रिव्यू होगा तो वो क्यूआरबी करवाएगा। एंड उसके अलावा जो भी नाफरा ने रिकमेंड किया है, जो अपने अभी जस्ट पढ़ा कि नाफरा रिफर भी कर सकती है, तो अगर नाफरा ने रिफर किया हुआ है क्यूआरबी को देन उसका भी क्यूआरबी क्वालिटी रिव्यू कराएगा। तो ये हमने पढ़ लिया, मेनली 2 पार्ट में है क्वालिटी रिव्यू कौन कौन करवा सकता है, नाफरा एंड क्यूआरबी, एंड नीचे पूरी चार्ट के रूप में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं कि चलो ये ठीक है, पावर एंड ऑल तो आप खुद से कर लोगे, बट सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म। तो जैसे हम लोगों ने बात की कि जो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू है तो उसका क्वालिटी रिव्यू होगा, बट वो अफूर को सिलेक्ट किसे किया जाएगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगी। तो मेनली इसमें 3 पार्ट में बाइफरेट किया है। एक तो ये है कि जो अफूर है तो अफूर ने कौन कौन सी एंटिटीज का ऑडिट किया हुआ है, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। देन सेकंड क्राइटेरिया आता है कि ये जो अफूर है वो रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट होगा, एंड थर्ड क्राइटेरिया ये है कि एक क्वालिटी रिव्यू साइकिल होगी तो वो साइकिल के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज के बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटर के उसने किस किस कंपनी का ऑडिट किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट बोला गया है कि रिस्क बेस्ड सिलेक्शन, मतलब कि अगर उसने कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट किया गया है कि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, वो कंपनी का नेचर ही बहुत ज्यादा रिस्की है, देन उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो रिस्की कंपनी है देन वो जो अपने अफूर है तो अफूर पे वहां पे प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि अगर वो जो भी एंटिटी है वो बहुत ज्यादा रिस्की है देन वो रिस्क बेस्ड सिलेक्शन होगा। देन सेकंड आया कि वो जो कंपनी है जिसका ऑडिट किया गया है तो वो कंपनी अगर ऐसा कोई सेक्टर का पार्ट है कि जो ससेप्टेबल टू रिस्क है देन उस केस में भी अपने अफूर का रिव्यू करेंगे। चलो सर ठीक है, अपने ससेप्टेबल टू रिस्क भी देख लिया। अभी थर्ड लेते हैं कि वो जो भी एंटिटी है वो इधर उसमें फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है या लाइकलीहुड है, यानी कि आप सत्यम का एग्जांपल ले सकते हो कि सत्यम का जो स्कैम हुआ था तो उसका जो ऑडिटर होगा तो उसका भी अपने क्वालिटी रिव्यू करवा सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आया कि अकाउंटिंग इरेगुलरिटी नोटिस हुई है, कहां से नोटिस हुई है, तो अकाउंटिंग इरेगुलरिटी नोटिस हुई है फ्रॉम मीडिया, यानी कि आप इसमें हर्षद मेहता का केस ले सकते हो कि हर्षद मेहता की जो फर्म थी, जो एसबीआई वाला जो केस था, तो उसके केस में भी अकाउंटिंग इरेगुलरिटी मीडिया ने हाईलाइट की थी। इफ यू रिमेंबर वो सुचिता दलाल वाला केस है, तो उस केस में भी अगर एसबीआई का जो ऑडिटर है या जो हर्षद मेहता का भी सपोज किसी ने ऑडिट किया होगा देन उस केस में उसका जो ऑडिटर होगा उसको भी अपना क्वालिटी रिव्यू करवा सकते हैं।
एंड लास्ट पॉइंट कि अगर हमने पास में देखा हुआ है कि अगर किसी भी लॉस का या किसी भी स्टैच्यू का नॉन कंप्लायंस हुआ है, देन उस केस में उसके बेसिस के ऊपर भी अपने वो जो भी अफूर है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने 5 चीज पढ़ा, एक बार 5 चीज फिर से मैं पढ़ा लेता हूँ कि एक तो होता है रिस्क बेस्ड सिलेक्शन, देन दूसरा होता है ससेप्टेबल टू रिस्क, देन अपने ने 3 एग्जांपल पढ़े थे, 2 एग्जांपल पढ़े थे, कौन कौन से थे, तो एक तो अपने ने सत्यम स्कैम ले लिया यानी कि फ्रॉड वाला, दूसरा अपने ने हर्षद मेहता ले लिया यानी कि मीडिया ने अगर अकाउंटिंग इरेग्युलरिटी को हाईलाइट की है, एंड देन लास्ट पॉइंट आया कि अगर कोई भी स्टैच्यू का नॉन कंप्लायंस पास्ट में हुआ है तो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि अगर कभी भी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है लाइक आरबीआई है, सेबी है, ईडा है या तो फिर नाफरा है, अगर ये कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने अगर अप्लाई किया हुआ है, अगर ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने बोला गया है कि ये जो भी पर्टिकुलर अफूर है उसका आप क्वालिटी रिव्यू करो, देन उस केस में भी क्वालिटी रिव्यू करना पड़ेगा। देन कौन एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर जो भी अफूर है वो अफूर सुओ मोटो चाहे तो सुओ मोटो भी अपना क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है। अगर उसको लगा कि नहीं मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे यहाँ पे ये सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रही है, तो वो खुद से भी अपना इवोल्यूशन करवाने के लिए भी क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है। देन लास्ट पॉइंट आता है कि जो क्यूआरबी सेक्रेटरिएट है, तो वो क्यूआरबी सेक्रेटरिएट भी जो भी डिटेल्स होती है वो सारी क्यूआरबी को भेजेगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर अगर क्यूआरबी को लगा तो उसके बेसिस के ऊपर क्यूआरबी भी उसका क्वालिटी रिव्यू करवा सकता है। चलो सर, तो हमने बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड तो पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ भी रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होगा कि उसने कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल किया है, उसका क्लाइंट का नेचर क्या है, तो उसके ऊपर से रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट हो जाएगा। चलो सर ठीक है, बिल्कुल रैंडम बेसिस पर भी चलो सर हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट पे आता है कि क्वालिटी रिव्यू साइकिल। तो ये क्वालिटी रिव्यू साइकिल क्या है, तो क्वालिटी रिव्यू साइकिल में बोला गया है, जस्ट अ सेकंड, यस, सो क्वालिटी रिव्यू साइकिल में बोला गया है कि आपके फर्म में जो भी आपके अफूर है उसके वहां पे कितने पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स के नंबर्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका क्वालिटी रिव्यू कब होगा। सर मतलब पार्टनर्स के नंबर के हिसाब से? जी बिल्कुल, पार्टनर के नंबर के हिसाब से डिसाइड होगा। यानी कि अगर आपकी जो भी फर्म है उसमें 10 से कम पार्टनर है, यानी कि 2 से 9 तक के नंबर्स है, तो 2 से 9 तक आपके पार्टनर्स है, देन 5 साल में एक बार आपका क्वालिटी रिव्यू होगा। अगर आपके पार्टनर्स का नंबर 10 से ज्यादा है, यानी कि 10 से 19 तक है, 10 to 19 तक पार्टनर है, तो उस केस में 4 साल में एक बार होगा। एंड अगर 20 या 20 से ज्यादा पार्टनर है, देन उस केस में 3 साल में एक बार होगा। तो मैंने क्या बोला, 10 से कम है, देन 10 से कम के केस में क्या होगा, तो 5 साल में एक बार, 10 से 19 तक, देन 4 साल में एक बार, एंड 20 या 20 से ज्यादा है, देन 3 साल में एक बार होगा। एंड ये जब भी क्वालिटी रिव्यू होगा, तो क्वालिटी रिव्यू के केस में आप मैक्सिमम 3 ऑडिट असाइनमेंट आप सिलेक्ट कर पाओगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर पास में कभी भी आपका रिव्यू हुआ है, अगर उसमें कुछ एडवर्स फाइंडिंग मिली है, देन वो एडवर्स फाइंडिंग मिली है, उस केस में आप 3 से ज्यादा भी अपने ऑडिट असाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो भी ड्यूरेशन दिया है, यानी कि 5 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, देन वो ड्यूरेशन आप कम भी कर सकते हो, ऐसा एक एक्सेप्शन दिया गया है। एंड दूसरा एक एक्सेप्शन दिया है कि अगर पास में रिव्यू हो चुका है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि पास में रिव्यू हुआ है एंड एडवर्स फाइंडिंग मिली है, तो आप 3 से ज्यादा असाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। बट पास में रिव्यू हुआ है एंड कुछ भी एडवर्स चीज नहीं मिली है, देन उस केस में बोला गया है कि आप मैक्सिमम एक ही ऑडिट असाइनमेंट सिलेक्ट करोगे। उस केस में ऐसा नहीं है कि पास में कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छे से काम कर रही है, या फिर भी अब उसको परेशान करने के लिए बार बार 3 से ज्यादा या 3 आप ऑडिट असाइनमेंट सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही चीज बोली हुई है। अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस। तो इसमें बहुत सिंपल चीज अभी लिखी हुई है, अभी बहुत बेसिक चीज है, पूरी क्वालिटी रिव्यू की प्रोसेस है वो नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर में आगे जाके। बट इसमें क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया है कि ये जो भी बोर्ड है, तो वो बोर्ड खुद से काम नहीं करेगा, वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप बनाएगा। जैसे कि अभी आप देखो हमारी जो कंपनीज होती है, जैसे कि अभी आप बिग 4 ले लो या कोई भी अगर आप सीए की फॉर्म ले लो, तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा, तो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कैसे बोलेगा कि डेलोट ने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया है, या फॉर एग्जांपल केपीएमजी ने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया है। बट क्या वो डेलोट खुद काम करती है, तो क्या नहीं, वो खुद काम नहीं करती है। उसके वहां पे पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के नीचे सीनियर मैनेजर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, आर्टिकल्स होती है। तो क्या वो पूरा ग्रुप होता है, एंड वो ग्रुप काम करता है, एंड फिर बोला जाता है कि जो भी डेलोट है या केपीएमजी है, तो उसने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की हुई है। तो सेम चीज इधर भी ऐसी है कि ये जो बोर्ड है, तो वो बोर्ड खुद से काम नहीं करेगा। वो बोर्ड क्या करेगा कि वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप यानी कि क्यूआरजी को कंस्टिट्यूट करेगा, एंड वो क्यूआरजी देखेगा कि क्या रिपोर्ट कैसा है एंड ऑल। तो अब ये जो क्यूआरजी होता है, वो क्यूआरजी का भी 2 पार्ट में बाइफरकेट किया है। आइदर वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्यूआरजी होगा, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिलेटेड, एंड आइदर वो जेनरिक क्यूआरजी होगा। तो चलो सर ठीक है, क्यूआरजी कंस्टिट्यूट करेगा। एंड दूसरी बात जो आता है कि ये जो भी बोर्ड है, तो वो बोर्ड टेक्निकल रिव्यूअर को अपॉइंट करेगा। एंड ये जो टेक्निकल रिव्यूअर है वो काम क्या करेंगे, तो अभी चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट आता है कि जो टेक्निकल रिव्यूअर है, तो वो रिव्यू का करने का काम करेगा। यानी कि जो ये अफूर है, तो अफूर का रिव्यू करने का काम कौन करेगा, तो अफूर को रिव्यू करने का काम करेगा टेक्निकल रिव्यूअर।
एंड रिव्यू करने के बाद उसकी जो भी फाइंडिंग्स हो गए, ऑफर के जो भी कमेंट्स हो गए, वो सारे एक रिपोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूट करके, रिपोर्ट में कंसोलिडेट करके वो भेजेगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, मैंने एज बोला कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड खुद से कुछ काम नहीं करेगा, तो वो जो भी QRG होगा तो वो QRG रिपोर्ट देखेगा टेक्निकल रिव्यूअर का, एंड उसके ऊपर जो भी उसकी कुछ कॉमेंट वॉमेंट होगी तो वो सब देगा बोर्ड को। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस है जो इधर लिखी हुई है। एंड अगर कोई भी एक्सपर्ट की जरूरत अगर पड़ी बीच में ड्यूरिंग क्वालिटी रिव्यू, देन बोर्ड कोई भी एक्सपर्ट को बुला सकता है फॉर हिज एक्सपर्टाइज। ठीक है सर, अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक टेक्निकल रिव्यूअर होगा जो कि रिव्यू करने का काम करेगा, तो सवाल यह था कि अब टेक्निकल रिव्यूअर कौन बन सकता है? क्या मैं बन सकता हूँ टेक्निकल रिव्यूअर? क्या आप बन सकते हो बीइंग एन आर्टिकल टेक्निकल रिव्यूअर? क्या मेरे चाचा बन सकते हैं, फूफा बन सकते हैं, पापा बन सकते हैं? कौन बन सकता है? तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहला तो बोला गया है कि जिसको भी क्वालिटी रिव्यूअर बनना होगा, जिसको भी टेक्निकल रिव्यूअर बनना होगा, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ऑन द वेबसाइट ऑफ QRB। तो वो एप्लीकेशन देगा। अब लेकिन सबसे क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेशन तो चलो मैं भी दे दूं, लेकिन क्राइटेरिया है किस बेसिस के ऊपर मैं एप्लीकेशन दे सकता हूं, क्या क्वालिफिकेशन है? तो इसमें बेसिकली एक सिंपल चीज बोली गई है कि आपको CA हुआ है, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन CA आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आप करंटली अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की प्रैक्टिस में होने चाहिए, मतलब कि आप प्रैक्टिस करते होने चाहिए, एंड 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन सेकंड क्राइटेरिया आता है कि आपने मिनिमम 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट किए होने चाहिए, मिनिमम 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट इन लास्ट 10 ईयर्स। ये 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके होने चाहिए? तो एक तो हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरी हो गई अपनी गवर्नमेंट कंपनी, तीसरी हो गई बैंक, बट बैंक के भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि CSA होने चाहिए आप, एंड चौथी हो गई प्राइवेट कंपनी की जिसकी अपना टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैंने क्या बोला? मैंने 4 कंपनी बोली, एक तो हो गई पब्लिक कंपनी, दूसरी कौन सी हो गई तो क्या अपनी गवर्नमेंट कंपनी, तीसरी हो गई CSA ऑफ बैंक, एंड चौथी हो गई प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ऐसे 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट किए होने चाहिए, बट इसमें बोला गया है कि उसमें से एटलीस्ट एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसा ही होना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनी के अलावा क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी घर की कुछ 4 कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी मैंने बना रखी है, एंड वो चारों कंपनी का ऑडिट कर दिया है किसी ने और वो अभी टेक्निकल रिव्यूअर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो प्राइवेट कंपनी के अलावा की कंपनी होनी ही चाहिए। चलो सर ठीक है, 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। अभी तीसरा आता है कि ये जो भी पर्सन है उसके खिलाफ में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया होना चाहिए, मतलब अगर वो खुद की, मतलब वो जो पर्सन है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है या उसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है पास में, देन वो खुद क्या किसी का टेक्निकल, मतलब वो खुद क्या किसी का रिव्यू करेगा, मतलब उसका खुद के वहां पे कुछ ठिकाना नहीं है एंड वो खुद किसी का रिव्यू करने जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला गया है कि पास 3 साल में उसके वहां पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया होना चाहिए। एंड ये जो भी पर्सन है वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या ना सेंट्रल या रीजनल काउंसिल जो हमारी होती है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में अगर कोई भी अदर क्राइटेरिया जो कि बोर्ड बोलेगा इन फ्यूचर तो उसका भी वो कंप्लाई करता होना चाहिए। तो मेनली हमने 5 क्राइटेरिया पढ़ लिए। एंड अगर किसी भी पर्सन ने अप्लाई किया हुआ है तो वो पर्सन की जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर सकता है QRB विदाउट स्पेसिफाइंग एनी लिमिट। अब वो बोलेगा QRB बोलेगा कि मेरे को यार इस पर्सन का नाम पसंद नहीं आया, मेरे को इस पर्सन का चेहरा पसंद नहीं आया, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है, कुछ भी रीजन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। एंड ये जो भी ये पर्सन का क्वालिटी रिव्यूअर के लिए एम्पेनलमेंट होगा वो 3 साल के ब्लॉक में होगा। एंड एक बार वो 3 साल का ब्लॉक पूरा खत्म हो जाए देन इसके बाद वो अगर बोर्ड चाहे तो उसका रिन्यूअल भी करा सकता है और 3 साल के लिए और 3 साल के ब्लॉक के लिए। एंड ये जो भी 3 साल के लिए ब्लॉक के लिए उसके एम्पेनलमेंट किया गया है, लेकिन उसके पास एवरी एनुअली एवरी एनुअली उसके पास से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। एंड ये जो भी क्वालिटी रिव्यूअर है तो उसको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग है, स्पेसिफाइड एग्जाम्स जो भी होती है, जो भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जो अपने POU होती है तो वो भी अटेंड करना पड़ेगा एंड उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। ठीक है, तो ये अपने क्वालिफिकेशन पढ़ ली। अभी चलते हैं अपने कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू टीम, यानी कि जो भी रिव्यू टीम है जो क्वालिटी रिव्यू करेगी तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो अभी देखते हैं कि कॉम्पोजिशन में एटलीस्ट एक टेक्निकल रिव्यूअर होना चाहिए एंड मैक्सिमम यानी कि अप टू 5 होने चाहिए असिस्टेंट। एक टेक्निकल रिव्यूअर हो गया एंड उसको असिस्ट करने के लिए मैक्सिमम 5 असिस्टेंट हो सकते हैं। एंड कोई भी अगर CA की फर्म है देन वो CA की फर्म रिव्यू नहीं कर सकती, मतलब वो CA की फर्म पार्ट ऑफ रिव्यू टीम नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये अपने 5 क्वालिफाइड असिस्टेंट मैक्सिमम हो सकते हैं, बट उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे अपने TR टेक्निकल रिव्यूअर के लिए एम्पेनल होने की क्वालिफिकेशन पड़ी, वैसे ही अपने पढ़ते हैं क्वालिफाइड असिस्टेंट की अपने जो भी है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वालिफाइड असिस्टेंट जो है तो वो CA ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई किसी को भी BCom वाले को या MCom वाले को, मेरे जो फ्रेंड है, मेरे को कजिन है, उसको मैं उठा के लेके आऊँ, वो CA ही होने चाहिए, कंपलसरी है। अभी CA है तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो भी अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है 1949 वो भी एप्लीकेबल होगा।
तो बोला गया है कि वो जो सी एक्ट एप्लीकेबल होता है उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट आता है कि वो सीए है, चलो तो सीए है तो ऑब्वियसली बात है घर पे तो बैठा नहीं रहेगा, इधर कोई जॉब करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो बोला गया है इधर कि वो पिछले एटलीस्ट एक साल के लिए वो जो भी हमारे टेक्निकल रिव्यूअर के जो टेक्निकल रिव्यूअर है या फिर उसकी जो फॉर्म है तो उसके वहां पे आइदर मेंबर और आइदर पार्टनर वो काम करता होना चाहिए। चलो सर ठीक है, अभी अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने एक, आप देख सकते हो कि मैंने एक चीज बनाया हुआ है जो कि डायरेक्टली एसोसिएट एज मेंबर इन डिस्क्लोन क्लब, यानी कि डायरेक्टली आपको एसोसिएट हो जाना है एज मेंबर इन डिस्क्लोन क्लब। अब ये चीज है क्या, तो डायरेक्ट से इधर बोला गया है कि ये जो भी अपना क्यूए है, क्वालिफाइड असिस्टेंट है, तो वो आइदर अपना अफुर या जो भी बोर्ड है तो उसके किसी के भी साथ वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली किसी के साथ वो इंटरफेस नहीं करेगा, तो इससे डायरेक्ट हो जाता है। देन आता है एसोसिएट। तो एसोसिएट में भी यही बोला गया है कि जो ये अफुर है या फिर जो कंसर्न एंटिटी है जिसका ऑडिट होने वाला है, जो कि कंपनी है, तो ये जो भी कंपनी या अफुर है तो उसके साथ वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में, तो ऐसा बोला गया है। देन नेक्स्ट लेते हैं मेंबर। तो मेंबर का भी अपने ने जैसे ऊपर पढ़ा था कि वो कोई भी क्यूआरबी या सेंट्रल रीजनल काउंसिल में मेंबर नहीं होना चाहिए। देन आता है डिस्कॉन्स है, तो डिस्कॉन्स अंदर देखता है कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया होना चाहिए, जैसे हमने ऊपर भी अपने टेक्निकल रिव्यूअर के केस में पढ़ लिया था, टीआर के केस में। एंड कौन से आता है कि उसने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई चलो टीआर ने तो कॉन्फिडेंशियलिटी का स्टेटमेंट साइन कर दिया है बट इसने नहीं किया होगा एंड सारी भी कंपनी की जो विटल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी लीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट चीज बोलिए कि वो टेक्निकल रिव्यूअर नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है अगर वो टेक्निकल रिव्यूअर होगा तो फिर वो असिस्टेंट क्यों बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि जो ये क्वालिफिकेशन ले लो या इंडिपेंडेंस ले लो, ये सारे पॉइंट्स है कि जो क्वालिफाइड असिस्टेंट मीट करते होने चाहिए या फिर इसके पॉइंट से कंप्लाई करते रहने चाहिए। चलो सर ठीक है, अभी अपने क्या पढ़ा, अभी अपने क्वालिफाइड असिस्टेंट का पढ़ लिया, तो अभी अपने लेते हैं टेक्निकल रिव्यूअर का, तो कि उसकी इंडिपेंडेंस क्वालिफिकेशन क्या है। तो अभी कुछ तो ऊपर अपने ऊपर ही पढ़ ली, तो एक तो होगा कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। देन लेते हैं कि वो जो भी टीआर है तो इधर वो खुद या उसकी फर्म या नेटवर्क फर्म, मैंने क्या बोला, वो खुद यानी कि मैं, मेरी जो फर्म है वो और नेटवर्क फर्म है वो, या फिर मेरा जो भी पार्टनर है या पार्टनर की भी फर्म या नेटवर्क फर्म है। ठीक है, तो ये इतना जो भी मैंने चीज बोली, तो ये सारी चीज में ये सब चीज मिला के अगर इसमें से कोई भी जो भी कंपनी है कि जिसका ऑडिट होने वाला है, मतलब जिसका ऑडिट किया है अफुर ने, तो वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए, या तो फिर वो जो भी अफुर है ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है उसके साथ भी वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में। मैंने क्या बोला, इधर ध्यान से सुन रही, इधर इसमें 2 पॉइंट कवर हो जाते हैं, ध्यान से सुनो। मैं या तो मेरी फर्म या नेटवर्क फर्म या मेरा जो भी पार्टनर है उसकी फर्म या नेटवर्क फर्म, इसमें से कोई भी वो जो भी कंपनी है कि जिसका ऑडिट हम रिव्यू करने वाले हैं उसका, या ये जो भी फर्म है ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू यानी कि जो अफुर है उसके साथ भी पिछले 3 साल में एसोसिएट नहीं होना चाहिए। एंड ये जो भी पर्सन है जो टेक्निकल रिव्यू बनना चाहता है वो 141(3) के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए एज पर जो कंपनीज एक्ट है। एंड ये जो भी अफुर है जिसका भी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं उसके सिटी या उसके रीजन से नहीं होना चाहिए, जो अफुर का जो एचओ है उसके वहां से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये ना ये वी आर प्रोफेशनल नेबर्स एंड प्रोफेशनल नेबर्स है तो फिर सब लोग चला लेंगे कि ठीक है चलो हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ना अपने चाय नाश्ता साथ में कर रहे हैं, लंच साथ में कर रहे हैं, तो फिर हम लोग चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है ये जो भी टेक्निकल रिव्यूअर होगा तो ये अफुर जो भी है उसका जो एचओ है तो वो एचओ जिस सिटी में है जिस रीजन में उसके वहां से ये पर्सन नहीं होना चाहिए, तो ये टेक्निकल रिव्यूअर के बारे में बोला गया है। चलो सर ठीक है, अभी अपने लेते हैं गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल रिव्यूअर। तो कुछ गाइडलाइंस है, जैसे टेक्निकल रिव्यूअर्स है तो वो रिव्यू करने का काम करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, तो वो आप ऐसे याद रख सकते हो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो एग्जाम से पहले क्या होगा, आपके जो भी पेरेंट्स होंगे वो आपको कुछ गाइडेंस देंगे, आपके जो भी प्रोफेसर होंगे सर होंगे तो वो कुछ आपको टेक्निकल गाइडेंस देंगे। फिर गाइडेंस तो चलो सर मिल गया, लेकिन गाइडेंस मिलने के बाद क्या, तो गाइडेंस देने के बाद हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, फिर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, फिर एग्जाम हॉल में जैसे बैठेंगे आपके हाथ में क्या आएगा, तो क्या आपके हाथ में पेपर्स आएगा, पेपर आप पढ़ोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद वो जो भी क्वेश्चंस दिए गए हो उसके आप आंसर करोगे सही से। और आंसर कैसे करोगे, तो कि आप जैसे अभी ऑडिट का कोई ऐसे का कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप कुछ प्रोविजन लिखोगे, प्रोविजन के बाद उसको आप अपना लाइक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ओपिनियन जो भी है आपका वो आप लिखोगे। तो यानी कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप पहले लिखोगे, इवन क्वेश्चन आंसर में भी लिख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आती है वो सबसे पहले लिखोगे, और उसके बाद आप जो चीज ऐसी है कि जो आपको नहीं आती है वो लिखोगे। ठीक है, तो बस यही जो चीज मैंने आपको बोली उसी के ऊपर से ये पूरा आंसर आपको फ्रेम हो गया है। ठीक है, अभी आप मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा
तो क्या सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा जो भी पेरेंट्स हो गए, जो भी टीचर्स हो गए, वो हमको टेक्निकल गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो इसमें भी यही बोला गया है कि जो क्यूआरबी होगी तो क्यूआरबी टेक्निकल गाइडेंस देगी जिसको फॉलो करना पड़ेगा टीआर को। एंड सेकंड पॉइंट आता है कि हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, यानी कि वी विल मेक ऑन साइड विजिट। तो क्या ऑन साइड विजिट भी टेक्निकल रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद हाथ में पेपर आएंगे, वो हमको पेपर देंगे। तो वही चीज है कि उसको एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा। बट इधर एक ध्यान रखने की चीज ये है कि जो भी अफूर है वो अफूर के डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड को आप एक्सेस कर सकते हो, उसका आप एब्स्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। बट उसका जो भी क्लाइंट है, जो भी कंपनी है, तो उसका आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकते हो ड्यू टू फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। चलो सर ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आप पेपर हाथ में आ गए, आप क्या करोगे, आप आंसर लिखोगे पेपर पढ़ के। तो वही चीज आ गया कि आप अपने कमेंट डालोगे, आप अपना एक्सप्लेनेशन डालोगे। तो यही चीज आ गया कि ये जो भी पर्सन जो भी टीआर होगा वो कमेंट, जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देगा ऑन वेरियस टॉपिक। देन अपने पढ़ा उसके बाद कि जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम सबसे पहले लिखेंगे, जो भी नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो लास्ट में लिखेंगे। तो यही चीज बोला गया है कि सेग्रीगेट करेंगे इसके ऑब्जर्वेशन को इनटू मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग। तो वो भी हमने कर दिया। उसके बाद क्या आता है तो कि अपने पैराग्राफ के रूप में आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा 2 पेज का आंसर है तो ऐसे लिख ही दे अपने पूरा, कुछ बाइफर्केशन नहीं, कुछ पैरा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी यही किया गया है कि इंक्लूड अ सूटेबल पैराग्राफ। किसके ऊपर पैराग्राफ होगा, तो हम लोग वही देखेंगे कि जो भी अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, यानी कि जो अपने आफूर है, तो वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करता है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में वो फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए सही से एडिक्वेसी है ना, मतलब फ्रॉड रिपोर्टिंग सही से कर रहा है ना, बस वही चीज अपने देखेंगे। तो यही आ गया। एंड लास्ट पॉइंट हो गया कि वो जो भी टेक्निकल रिव्यूअर है उसके वहां पे एक रिव्यू प्रोसेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सही से कर रहा है कि नहीं, मतलब वो जो भी अपना अफूर है तो अफूर के वहां पे क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है कि नहीं, तो वो देखने के लिए बोला गया है कि टीआर के वहां पे भी प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी। गाइडलाइंस तो अभी मतलब इतने ज्यादा से आप लोग रट्टा मार लेना है कि ये आपको एग्जाम में कुछ भी आया ना तो मैं बोलता 2 मिनट में तो आपके वहां पे आंसर याद रह जाना चाहिए। पूरी टेक्निक मैंने आपको बता दी, पूरा आपको प्रैक्टिकली मैंने कनेक्ट करा दिया आपको, तो ये आपको बिल्कुल याद रह जाएगा ये जो गाइडलाइंस है वो। अभी चलते हैं स्टेजेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू। तो स्टेजेस पढ़ने से पहले मैं इसमें भी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको कुछ भी रियलिटी के साथ कनेक्ट मत करना। बट अभी जैसे आप देख रहे हो तो विराट कोहली टोटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा खेल रहा है। वैसे क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड का, बट अभी कुछ उसका भी खराब टाइम चल रहा है, तो वो भी बहुत अभी अच्छा नहीं खेल पा रहा है। तो हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये आईपीएल है तो उसमें उसने सपोर्ट फिक्सिंग की है, स्पोर्ट फिक्सिंग की है, एंड फिक्सिंग की वजह से वो नहीं खेल पा रहा है। ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको आप रियलिटी के साथ कनेक्ट कुछ भी मत करना। लेकिन विराट कोहली ने सपोज फिक्सिंग की है, अब बीसीसीआई ये जो हमारा क्रिकेटिंग बोर्ड है तो उसके लगेगा कि ये विराट कोहली ने अगर कुछ फिक्सिंग की गई है तो, लेकिन उसके खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो उसके खिलाफ उसको रिव्यू करवाना है, तो वो किसको बुलाएगा, तो वो हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर, यानी कि जो गॉड ऑफ क्रिकेट है, जिसको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट का वो बुलाएगा, ठीक है सर। और सिर्फ यही एग्जांपल में बोला गया है कि जो भी सचिन तेंदुलकर हो गए उसको सिर्फ विराट कोहली का रिव्यू करना होगा, ठीक है। तो अभी अपना पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं, यानी कि अपना जो विराट कोहली है तो वो विराट कोहली अफूर है, यानी कि ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू है, एंड सचिन तेंदुलकर जो भी है वो सचिन तेंदुलकर टेक्निकल रिव्यूअर है जो रिव्यू करने का काम करेगा। चलो ठीक है, तो अभी अपने पूरी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले मैं बता दूं कि ये जो भी बोर्ड होगा तो वो बोर्ड पहले तो जो भी मीटिंग होगी उसमें सिलेक्ट करेगा एक पर्सन को। जैसे फिक्सिंग हुई है तो वो बोलेगा कि विराट कोहली को हमको रिव्यू करवाना है, तो पहले वो सबसे पहले तो विराट कोहली को सिलेक्ट करेगा कि हाँ इस पर्सन का रिव्यू करवाना है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर के पास जाएगा कि भाई सचिन तेंदुलकर हमको इसका रिव्यू करवाना है, देन प्लीज आप उसका रिव्यू करके दो, यानी कि उसको एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेजेगा, एंड सचिन तेंदुलकर उसका जो भी एक्सेप्टेंस का होगा तो वो एक्सेप्टेंस कन्वे करेगा बोर्ड को कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, मैं इसका जो भी विराट कोहली है उसका मैं रिव्यू करूंगा। एंड उसके साथ साथ वो उसको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी साइन करेगा कि जिसके ऊपर से वो बोलेगा कि हाँ अगर इसने फिक्सिंग किया भी होगा देन मैं जाके मीडिया में नहीं बता दूंगा, मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं बाहर कुछ भी चीज कॉन्फिडेंशियल चीज बाहर नहीं पाड़ूंगा। अब चलो सर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, जैसे ही बोर्ड को एक्सेप्टेंस आएगा बोर्ड जाएगा विराट कोहली के पास कि विराट कोहली हमने आपको सिलेक्ट किया है, आपका क्वालिटी रिव्यू होगा, और ये जो भी रिव्यू होगा तो ये उसको जो इंटीमेट करेगा वो इंटीमेशन लेटर भी वो भेज देगा सचिन तेंदुलकर को कि हाँ तेंदुलकर देखो हमने विराट कोहली को बोल दिया है। अब विराट कोहली भी रेडी है रिव्यू करवाने के लिए एंड आप भी रेडी हो रिव्यू करने के लिए, एंड अभी आप दोनों को मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता हूँ तो आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। चलो सर ठीक है, एक दूसरे के पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आ गई।
अभी तेंदुलकर क्या करेगा, तो तेंदुलकर विराट कोहली को कुछ भेजेगा, कुछ क्वेश्चनरी भेजेगा कि तेरे यहाँ पे क्या दिक्कत है, तू क्यों ऐसा अच्छा नहीं खेल पा रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है, तो वो क्वेश्चनरी भेजेगा, कुछ दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, फैमिली दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है तेरे वहाँ पे, और वो जो भी क्वेश्चनरी भेजेगा उसके वो आंसर देगा विराट कोहली। एंड उसके बाद अगर उसको कुछ भी सस्पिशियस लगा, कुछ भी उसको लगा कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई और चीज़ है, तो उस केस में वो सचिन तेंदुलकर है वो विराट कोहली के घर पे चला जाएगा, भाई क्या चीज़ है बोलते हैं, ऐसे सामने सामने बैठ के बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चनरी वो मजा नहीं आ रहा है मेरे को, अब तक आमने सामने बैठ जाते हैं, तो वो ऑन साइड भी उसके वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑन साइड चला गया, उसने रिव्यू कर लिया, बातचीत कर ली, सब कुछ हो गया, तो पूरा रिव्यू खत्म हो गया। अभी क्या होगा, तो अभी रिपोर्टिंग का टाइम होगा। जैसे हमने देखा कि पहला सिलेक्शन होगा, फिर रिव्यू होगा, लेकिन अब लास्ट में आता है रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो लास्ट में ये चीज़ बोला गया है कि जो भी उसके जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो गया तेंदुलकर के, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कोहली को भेजेगा कि भाई देख हमारा मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मेरे ये कमेंट्स है, एंड उसकी एक कॉपी वो बीसीसीआई को भी भेजेगा। एंड ये जो भी कमेंट है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है विराट कोहली कुछ कमेंट करेगा, मतलब रीजन ऑफ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड भी आप उसको बोल सकते हो कि आरओबीएच के तहत वो कोहली उस पर कमेंट करेगा। एंड ये जो भी कमेंट तेंदुलकर को मिलेगी वो तेंदुलकर बीसीसीआई को दे देगा कि हाँ बीसीसीआई देखो मैंने ये उसके इतने प्रूफ मिले थे कि ये स्पोर्ट फिक्सिंग किया है या नहीं किया है, एंड इसके ऊपर विराट कोहली ने ये मेरे को कमेंट दी हुई है। चलो सर ठीक है, अभी कमेंट आ गई, तो जो भी अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगा उसमें कमेंट इनकॉर्पोरेट की जाएगी, एंड उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। एंड ये जो भी फाइनल रिपोर्ट होगा वो तेंदुलकर बीसीसीआई को भेजेगा कि ये देखो ये लो फाइनल रिपोर्ट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है फाइनली। एंड ये जो भी फाइनल रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी अफूर को भेजेगा, यानी कि विराट कोहली को भेजेगा। इसमें एक ध्यान रखने की चीज ये है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी तो वो प्रिलिमिनरी ओरिजिनल रिपोर्ट अफूर को भेजेगा, बट उसकी कॉपी भेजेगा वो क्यूआरबी को, यानी कि अपने बीसीसीआई को। बट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद जो आती है, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट आती है, तो फाइनल रिपोर्ट के केस में वो ओरिजिनल कॉपी क्यूआरबी को भेजेगा, बट उसकी जेरोक्स, उसकी फोटो कॉपी वो अफूर को भेजेगा। ठीक है, एंड अफूर को जब भी वो डुप्लीकेट कॉपी या कॉपी भेजेगा फाइनल रिपोर्ट की, देन उस केस में उसको बोला जाएगा कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो भी क्यूआरबी है, यानी कि विराट कोहली 7 दिन के अंदर अंदर जो भी अपने बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट है अपना इंडिया में, तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने जो भी रिमार्क्स है, जो भी आपकी कमेंट्स है, वो उसको दे दो। एंड उसकी जो भी कॉपी है तो वो कॉपी आप तेंदुलकर को भी दोगे। तो यही चीज बोली गई है सिंपली। मैं आपको एक चीज बता दे दूं, आप पूरी स्टोरी आपने याद कर ली होगी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड बीसीसीआई की, तो आप ये चीज याद कर पाओगे। देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। सबसे पहला ऑडिट फर्म, यानी कि जो अफूर है, यानी कि जो अपना विराट कोहली अपने एग्जाम्पल में उसको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद लेटर ऑफ एंगेजमेंट दिया जाएगा टीआर को, यानी कि सचिन तेंदुलकर को। अभी तेंदुलकर क्या करेगा, तो तेंदुलकर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ लेटर ऑफ एंगेजमेंट आपने जो दिया वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में वो साइन करेगा। एंड उसके बाद अफूर जो है अपना विराट कोहली है, उसको इंटीमेट की जाएगी कि हाँ तेरा क्वालिटी रिव्यू होने वाला है, एंड वो जो भी इंटीमेट की जाएगी उसकी एक कॉपी भी जस्ट अ सेकंड, यस, उसकी एक कॉपी भी वो तेंदुलकर को भेजेगा कि हमने इसको इंटीमेट कर दिया है, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी भेजेगा कि आप आप दो कोऑर्डिनेट कर लो। जैसे सपोज मेरे एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड की जरूरत है, तो मैं दोनों को एक दूसरे को कॉन्टेक्ट दे दूंगा एंड फिर उसको कनेक्ट करवा दूंगा। तो यही चीज़ बोली गई है। उसके बाद तेंदुलकर क्या भेजेगा, क्वेश्चनरी भेजेगा, एंड क्वेश्चनरी के बाद उसको सपोज मजे नहीं आए, उसको खुद जाके बातचीत करनी है, टेबल पे आमने सामने बैठ कर चाय नाश्ता करना है अनुष्का के साथ, तो फिर वो भी जाएगा। एंड वो क्या करेगा, तो वो बोले कि ऑन साइड विजिट भी करेगा, एंड ऑन साइड फिर वो रिव्यू भी कर सकता है। एंड इसके बाद ये पूरा अभी तो ऑडिट खत्म हो गया, तो इसके बाद आएगा कि जो भी रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग कैसे होगी, जस्ट अ सेकंड, यस। तो उसके बाद रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा जो भी तेंदुलकर होगा, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो होगा वो अफूर को देगा, एंड उसकी जो भी कॉपी होगी तो कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो क्यूआरबी में सबमिट करवाएगा। एंड वो उसके बाद जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, जो भी कमेंट आएगी अफूर की उसके अपने तेंदुलकर के पास, यानी कि टेक्निकल रिव्यूअर के पास, तो वो इमीडिएटली सेंड कर देगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। ठीक है, एंड उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा क्यूआरबी को आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफूर। एंड उसके बाद उसकी फाइनल कॉपी भी अफूर को दी जाएगी, जिसका 7 दिन में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा क्यूआरबी को, एंड उसकी कॉपी भी वो टेक्निकल रिव्यूअर को देगा। ठीक है, तो ये पूरी मैंने प्रोसेस आपको याद दिलवा दी है। इसमें से चांसेस है कि इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ये अगर आपको पूरी प्रोसीजर याद होगी तो एमसीक्यूज के भी आप आंसर लिख पाओगे। एंड इधर एक चीज़ बोली गई है कि ये जो फाइनल रिपोर्ट होगा, तो वो फाइनल रिपोर्ट ऑन द लेटर हेड होगा, एंड वो उसमें साइन किया गया होगा, जिसने भी जो भी टेक्निकल रिव्यूअर है उसने साइन किया गया होगा, एंड उसमें डेट लिखी होगी। अब वो डेट कौन सी होगी, तो कि जब भी रिव्यू कंक्लूड किया जाएगा वो कंक्लूजन की डेट होगी। ओके सर, तो हमने चलो
कुछ पोर्शन पढ़ लिया क्वालिटी रिव्यू का। अभी अपने आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को सबमिट करवाएगा। बट क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड खुद से काम करेगा? तो सर नहीं करेगा खुद से काम। वो मैंने पहले ही बोला था क्वालिटी रिव्यू बोर्ड खुद से काम नहीं करेगा। उसके वहाँ पे क्या होगी? उसके वहाँ पे होगी क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, यानी क्या होगी? QRG होगी। अब ये जो भी QRG होगी तो वो फाइनल रिपोर्ट पढ़ेगा, फाइनल कमेंट्स पढ़ेगा क्या क्या चीज़ है, एंड उसके बेसिस के ऊपर ये जो भी QRG है वो QRG डायरेक्शन इश्यू करेगा कि हमारा ये ऑब्जर्वेशन है एंड आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए। एंड अगर कुछ भी जरूरत हो तो QRG एडिशनल डिटेल्स भी मंगवा सकता है टेक्निकल रिव्यूअर के पास से या अफूर के पास से। चलो सर ठीक है। अभी एक पॉइंट आता है कि क्या ये जो QRG है वो जो भी अपना टेक्निकल रिव्यूअर है, जो भी अफूर है, क्या उसके साथ वो डीलिंग कर सकता है, उसके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है? देन 3 केस बोले गए हैं कि जिस केस में वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो पहला तो हुआ कि अगर उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो भी टेक्निकल रिव्यूअर है उसका रिपोर्ट में अगर कुछ कंफ्यूजन है, उसको पता नहीं चल रहा है, देन उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन वो केस में वो इंटरेक्ट कर सकता है। देन सेकंड पॉइंट आ गया कि जो भी टेक्निकल रिव्यूअर के जो ओपिनियन है, उसके जो भी ऑब्जर्वेशन है वो एंड अफूर का जो भी ओपिनियन है, वो दोनों में अगर डिफरेंस कर रहा है तो डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, देन इस केस में भी वो इंटरेक्ट कर सकता है। एंड थर्ड केस कि अगर जो भी टेक्निकल रिव्यूअर ने ऑडिट किया है, रिव्यू किया है, यानी कि सचिन तेंदुलकर अपने केस में जो भी रिव्यू किया है, अगर वो सचिन तेंदुलकर के क्वालिटी वर्क से सेटिस्फाई नहीं है, क्वालिटी ऑफ रिव्यू से सेटिस्फाई नहीं है, देन उस केस में वो जाएगा, इंटरेक्ट करेगा सचिन तेंदुलकर के पास कि हमारे हिसाब से आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड ऑल। ठीक है, तो अगर वो डिससेटिस्फाई है देन उस केस में वो इंटरेक्ट करेगा। तो ये चीज़ हो गई। अभी अपने चलते हैं कि जैसे अपने केस में जो टेक्निकल रिव्यूअर था वो सचिन तेंदुलकर था, बट फॉर एग्जांपल अब जो भी टेक्निकल रिव्यूअर है, मतलब और विराट कोहली था, सॉरी जॉइंट ऑडिटर था विराट कोहली, सॉरी जो भी अपना अफूर था वो था विराट कोहली। बट एक्चुअल केस में कैसा होगा कि वो अगर जॉइंट ऑडिटर हो किसी भी कंपनी के, अगर 2 जॉइंट ऑडिटर है या 3 जॉइंट ऑडिटर, 5 जॉइंट ऑडिटर है, देन उस केस में इधर पावर दी गई है कि ये सारे जितने भी जॉइंट ऑडिटर है वो सारे जॉइंट ऑडिटर को आप मिला के कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि सारे जॉइंट ऑडिटर को आप कंसीडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू। तो ये चीज़ बोला गया है। एंड ये जो भी QRG होगा उसका जो रिकमेंडेशन होगा तो वो रिकमेंडेशन में क्या लिखेगा? तो सबसे पहला तो लिखेगा कि जो एंटरप्राइज है या अफूर है उसकी डिटेल्स लिखेगा कि क्या क्या अफूर है, मतलब कौन सा नाम है, क्या कितने पार्टनर्स एंड ऑल सब चीज़ उसकी डिटेल्स होगी। उसके बाद लिखा होगा कि क्या किस चीज़ का नॉन कंप्लायंस हुआ है बेसिकली। अब जो भी चलो नॉन कंप्लायंस हुआ है, जो भी अपने अफूर का जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होगा, जब वो एंगेज होगा उसके हिसाब से नॉन कंप्लायंस हुआ है, बट वो नॉन कंप्लायंस का कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा, उसका कुछ एविडेंस देना पड़ेगा, तो वो एविडेंस भी उधर लिखा होगा। एंड लास्ट में लिखा होगा कि उसको QRG क्या रिकमेंड करता है। तो मैंने 4 चीज़ बोली, 4 कौन सी चीज़ बोली एक बार फिर से याद कर लेते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट पॉइंट बोली जो अफूर होगा, जो एंटरप्राइज होगा उसकी डिटेल्स होगी। उसके बाद अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है उसकी डिटेल्स होगी, उसके डिस्क्रिप्शन होगी। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसका एविडेंस भी चाहिए, प्रूफ भी चाहिए, तो वो जो एविडेंस है तो वो एविडेंस की भी डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल्स होगी। एंड लास्ट में जो भी QRG जो रिकमेंडेशन करता है तो वो रिकमेंडेशन लिखा होगा। अब QRG किस बेसिस के ऊपर रिकमेंड कर सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है, पैरामीटर्स है जिसके ऊपर QRG वेरियस रिकमेंडेशन भेज सकता है। तो इधर बोला गया है कि अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर जो भी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट है अगर वो मटेरियली प्रिपेयर नहीं है जिसकी वजह से उसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस अफेक्ट होती है, तो अगर वो एक फर्स्ट क्राइटेरिया है। देन दूसरा क्राइटेरिया कि अगर कोई भी लॉ है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है जिसका नॉन कंप्लायंस होता है बट जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ एंड फेयरनेस पे इफेक्ट होती है, तो दूसरा क्राइटेरिया ये है। देन 2 पॉइंट ऐसे, एक तो ये है कि जो ऑडिटर है उसने प्रॉपर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन ही नहीं की है, एंड अगर उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है, प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ली है, और एविडेंस लेने के बाद उसको ऐसा लगा कि भाई हाँ उसके यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसके यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, बट उसके बावजूद वो अपना रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करता है, देन उस केस में ये जो भी क्वालिटी टेक्निकल रिव्यूअर होगा, TR होगा, वो QRG को भेजेगा एंड QRG वो जो रिकमेंडेशन करेगा बोर्ड को, एंड बोर्ड ये जो भी मैटर होगी वो भेजेगा डिसिप्लिनरी कमेटी को, एंड डिसिप्लिनरी कमेटी इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने 4 चीज़ बोली, पर 4 चीज़ फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक तो हुआ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली प्रिपेयर नहीं है जिसकी वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट हो रहा है। दूसरा होगा कि वो नॉन कंप्लायंट कर रहा है किसी के लॉ के साथ कि जिसकी वजह से उससे ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट कर रहा है। देन थर्ड पॉइंट आ गया कि उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए ही नहीं है, यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं लिया है, ऑडिट एविडेंस नहीं लिया है। उसके बाद आता है कि उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए है जिससे कंक्लूड किया है कि उसके वहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसके वहाँ पे फ्रॉड हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसने क्वालिफाई नहीं किया है रिपोर्ट। देन उस केस में हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी को ये केस रिफर करेंगे कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन लो इसके खिलाफ। देन आता है कि अगर ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर किसी भी लॉ रेगुलेशन
टेक्निकल स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड किसी का भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, बट वो ट्रू एंड फेयर भी अफेक्ट नहीं करता, वो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, देन उस केस में हम सिर्फ एडवाइजरी या गाइडेंस दे देंगे अफूर को कि भाई तेरे यहाँ पे ऐसी चीज़ हुई है तो तू आगे से ध्यान रखना, एंड वो आगे एक्शन ले लेगा। एंड इसके अलावा कोई भी और चीज़ हुई है देन उस केस में हम उसको रिपोर्ट कर देंगे, अफूर को हम लोग बोल देंगे सिर्फ मैटर जो भी होगी वो मैटर डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो ये चीज़ अपने आ गई। ठीक है सर, अभी अपना रिपोर्टिंग लेते हैं। तो रिपोर्टिंग में कैसा होता है, तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो भी रिपोर्ट इश्यू करेगा टेक्निकल रिव्यू, तो रिपोर्ट दो होगा, इधर वो क्लीन रिपोर्ट होगा, इधर फिर वो क्वालिफाई रिपोर्ट होगा। तो क्लीन रिपोर्ट होगा तो फिर सब कुछ उधर उसके यहाँ पे सही चल रहा है, मतलब जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पड़े हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। बट अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो फिर क्वालिफाई रिपोर्ट होगा। तो यही चीज़ बोली गई कि क्वालिफाई रिपोर्ट किसके केस में होगा। तो क्वालिफाई रिपोर्ट में 4 केस बोला गया है कि अगर ये 4 केस हुआ है तो उसमें आपको रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें और कुछ नया नहीं है, अपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, मिस टीपी कोलेरो, उसमें से आप टीपी कोलेरो ले लो, यानी कि टीपी स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस करता है, लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करता है जो अपने ऊपर पढ़ा है, देन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज का नॉन कंप्लायंस करता है, एंड जो भी ये क्वालिटी कंट्रोल की जो सिस्टम है उसकी डिजाइन में डेफिशिएंसी, मतलब जो फॉर्म है उसके वहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, तो वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट नहीं की गई है, प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं की गई है। तो यही चीज़ बोला गया है। एंड ये जो भी क्वालिटी ये जो भी टेक्निकल रिव्यूअर होगा वो टेक्निकल रिव्यू और रिपोर्ट इश्यू करेगा, तो वो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ लिखी होगी। तो रिपोर्ट में हम लोग पहले तो 2 चीज़ देखेंगे कि उसने जो ऑडिट किया है, मतलब जो भी अपना अफूर है, तो वो अफूर ने जिस भी कंपनी का ऑडिट किया है वो ऑडिट की क्वालिटी कैसी है, एंड अफूर है तो उसके खुद के वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की क्वालिटी कैसी है। मैंने 2 चीज़ बोली, 2 कौन सी बोली, तो ऑडिट की क्वालिटी कैसी है एंड दूसरी जो भी है क्वालिटी कंट्रोल का जो फ्रेमवर्क है वो उसके वहाँ पे कैसा है। तो अब ऑडिट की क्वालिटी कैसी है उसमें वो देखेगा कि क्या स्कोप कैसा है, उसका पीरियड ऑफ रिव्यू कैसा है, जो भी ऑडिट किया गया है तो वो देखेगा। इसके बाद देखेगा कि क्या ऐसा कोई भी टीपी स्टैंडर्ड है कि जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, एंड इसके कोई भी अगर लॉज एंड रेगुलेशन है जिसका भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो वो 3 चीज़ वो रिपोर्ट में डालेगा। मैंने क्या बोला, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप देखेगा पहले तो, एंड पीरियड ऑफ रिव्यू देखेगा कि कितने पीरियड के लिए है, एंड उसके बाद अगर कोई भी टीपी स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस हुआ है, कोई भी लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है, देन उसका भी वो स्टेटमेंट और अपने रिपोर्ट में डालेगा। तो ये तो अपने ने पढ़ ली कि ऑडिट के रिलेटेड कि उसने किसका ऑडिट किया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि उसके वहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम है वो कैसी है। चलो सर अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो उसमें वो क्या लिखेगा, तो उसमें वो फर्स्ट तो देखेगा कि ये जो भी क्वालिटी कंट्रोल की वो सिस्टम है तो वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अफूर की है। तो वो चीज़ एक तो स्टेटमेंट के दौरान अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद आता है कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अफूर की है, बट क्या उसने प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, तो वो सेकंड पॉइंट अपने लिखेंगे कि हाँ उसके यहाँ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे चलो प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, बट क्या वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऐसे डिजाइन की गई है कि जिसकी वजह से जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि एसक्यूसी है या दूसरा और भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं। तो वो हम तीसरे पॉइंट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चलो पहले हमने देख लिया कि अगर क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉपर सिस्टम है तो हम देखेंगे कि वो एसक्यूसी से मीट कर रही है कि नहीं। लेकिन क्या क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम ही नहीं तो क्या करेंगे, देन उस केस में वो देखेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉडिफाई करना चाहिए अपना रिपोर्ट, एंड अगर मॉडिफाई करना चाहिए तो उसके रीजंस क्या है वो भी लिखेंगे। एंड लास्ट में जो भी रिपोर्ट होगा उसमें प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो इश्यू किया होगा उसकी जो मैंने आगे पढ़ लिया कि उसकी जो भी रिपोर्ट होगी प्रीलिमिनरी उसकी कॉपी क्यूआरबी को भेजेगा, ओरिजिनल जो होगा वो अफूर को भेजेगा, तो उसका रेफरेंस भी इधर दिया जाएगा। तो मैंने 5 पॉइंट बोले इधर। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आ गया, दूसरा इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं, अगर वो इंप्लीमेंट किया गया है तो क्या वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड को जो है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है। देन मॉडिफिकेशन वाला एक पॉइंट आ गया, एंड रेफरेंस टू प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गया। तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिया है इधर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क ऑफ अफूर। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। अभी ये तो चलो टाइप ऑफ रिपोर्ट तो ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कंसिडरेशन ऑफ क्यूआरजी रिकमेंडेशन या रिपोर्ट। तो क्यूआरजी मैंने बताया कि ये जो क्यूआरजी होगा वो क्यूआरजी रिकमेंड करेगा बोर्ड को, एंड बोर्ड फिर आगे एक्शन लेगा, उसको डिसिप्लिनरी कमेटी को सेंड करना है रिपोर्ट, या फिर उसको सिर्फ नोटिस दे देना है, या उसको मैटर को डिस्पोज ऑफ उधर ही कर देना है। तो अब ये जो क्यूआरजी का रिपोर्ट होगा तो इसमें बोला गया है कि अगर ये कोई पीएसयू के रिलेटेड होगा, देन पीएसयू के केस में ये जो भी क्यूआरजी का जो भी क्यूआरजी के सारे ऑब्जर्वेशन जो भी हो गए, क्यूआरजी का जो रिपोर्ट होगा तो वो रिपोर्ट अपने सीएनडीजी को भेजा जाएगा, एंड सीएनडीजी का जो भी व्यूज होगा अलॉन्ग विथ क्यूआरजीज रिकमेंडेशन वो बोर्ड को भेजा जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी सिंपल कंपनी होती है तो सिंपल कंपनी का केस में अपने क्या करते हैं कि क्यूआरजी जो भी अपना ऑब्जर्वेशन होता है, जो क्यूआरजी का रिपोर्ट होता है, तो वो क्यूआरबी को भेज देता है, यानी कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को वो भेज देते हैं।
बट वो होती है नॉर्मल कंपनी के केस में। अगर वो पीएसयू कंपनी है तो पीएसयू के केस में क्या होगा, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि पीएसयू के केस में क्यूआरजी का जो भी चीज है, क्यूआरजी का जो भी रिपोर्ट है वो पहले सीएनडीजी के पास जाएगा, देन सीएनडीजी का जो भी व्यू होगा एंड अलोंग विद क्यूआरजी का जो रिकमेंडेशन होगा वो बोर्ड को भेजा जाएगा। तो यही चीज सिंपल से बोली गई है इधर। एंड उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन आएगा तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या वो जो रिकमेंडेशन है वो उसको फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। एंड अगर बोर्ड को लगे कि नहीं यार मेरे को ये रिकमेंडेशन सही नहीं लग रहा है तो बोर्ड ये रिकमेंडेशन का फॉलो नहीं करेगा, बट उसको एक रीजन लिखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से वो क्यूआरजी का रिकमेंडेशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज के क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो वो ऑलरेडी अपने ऊपर पढ़ लिया है कि इधर वो एक तो चीज है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन है या फिर काउंसिल को अपना जो भी है तो वो उसको रिकमेंडेशन भेजेगा। अपने 4 केस पढ़े थे ऊपर, इफ यू रिमेंबर, तो वो 4 केस के 4 जो केसेस है उसके चक्कर में वो डिसिप्लिनरी कमेटी को वो भेजेगा। देन उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद अपने ने देखा था कि सिर्फ जो भी अफूर है तो अफूर को सिर्फ एडवाइस दे देंगे, उसको सिर्फ नोटिस दे देंगे और ऐसा करके उसको छोड़ देंगे, चलो सर ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर डिस्पोज कर देंगे, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, छोटी मोटी मैटर था ठीक है भाई जाने देते हैं, तो वो तीसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ने, जैसे अपने ऊपर पड़ा कि अगर जो आरबीआई है, सीबी है, नाफरा है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी अगर बोलेगी क्यूआरबी को कि आप रिव्यू करवाओ और उसको रिव्यू करवाना पड़ रहा है, देन उस केस में वो जो भी अपना रिपोर्ट होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी भेजेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने मेरे को जैसे कुछ नया मिलेगा ऑब्जर्वेशन, जैसे अपने छोटे थे तो अपने बाजू वाला ऐसे क्लासरूम में बैठ के नाश्ता कर रहा था तो अपने कैसे कंप्लेन कर देते थे कि सर ये नाश्ता कर रहा है देखो। बस सिंपल सी वही चीज है कि इधर भी क्यूआर भी वही करेगा कि अगर उसको कोई चीज मिली है यानी कंप्लेन करनी है तो वो चला जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि हमको तो ये चीज मिली है, हमको तो ये चीज मिली है, ऐसा करके चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बोली गई है। एंड जो भी चीज होगी वो अपना जो ऑफर होगा तो वो ऑफर को भी इंटीमेट करेगी कि हम ड्यूरिंग द रिव्यू हमको ये चीज मिली गई है, हमने ये आपके खिलाफ एक्शन लिया है, अभी आगे आपको जो भी होगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो मैंने आपको कवर करवा ली है। एंड इसी टॉपिक के ऊपर से आप अपना एग्जाम देने जा सकते हो, जो भी ये आपको रिव्यू का आपको रिवाइज करवाया है तो ये आपको शायद एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड वो क्वेश्चन में भी अगर 4-5 मार्क आ जाता है तो इसमें से ही 4-5 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।